कहाँ तक पहुँच गए थे हम? इक्विलिब्रियम। तो याद करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या था। इक्विलिब्रियम का क्या ये मतलब है कि चीज़ रुकी हुई है? क्या ये मतलब है इक्विलिब्रियम का कि चीज़ रुकी हुई है? नहीं, पक्का ना? क्या मतलब है कि अगर लीनियर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और अगर रोटेटरी इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, और रैंडमली अगर इक्विलिब्रियम कोई शब्द हमारे सामने आए तो हम अज्यूम करेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम और लीनियर इक्विलिब्रियम दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो बताओ ज़रा, ये एक बॉडी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सब नहीं चिल्लाएंगे। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो बताओ ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? सोचो आराम से, जो एक जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा केवल। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, आराम से सोचो ना, एक दूसरे को बताओ मत। तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? सोच लिया? तो इसमें से चिट में से जिसका नाम निकलेगा वो बताएगा। उठाओ एक चिट। जयेश बताओ। सर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए सर। हाँ, रीज़न? सर क्योंकि उसकी जो नॉर्मल क्या 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 क्या? हर पोजीशन पे नॉर्मल ऊपर साइड ही रहेगा। हाँ और ग्रेविटी उसमें नीचे लगेगी। हाँ, लगेगी। अरे सिंपल लॉजिक बताओ, एकदम सिंपल। देखो, एक्सेलरेशन 0 है इसका, तो फोर्स 0 है, बस ये इक्विलिब्रियम। क्या क्या आपने बताया? हाँ, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब 10 मीटर पर। नहीं बताया मैंने? नहीं तो अगर मैं देखो, अरे गधू देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता 10t वेलोसिटी है, अब 10 लिखा है, इसका मतलब क्या समझोगे तुम? मैथ्स के लिए जवाब में समझो, v = 10 मतलब 10 ही रहेगा। 10x होता, कुछ वेरिएबल होता, तब कुछ अलग निकल के आता। तो फ्रिक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, तो अपन ज़रा फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं अभी कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखो, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एक ब्लॉक है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो क्लियरली तुम्हें महसूस होता होगा कि अगर तुम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थकाओगे उसे, तो वो नहीं चलेगा आगे। अगर तुमने फोर्स लगाया, वो कहाँ गया? उसको किसी दूसरे फोर्स ने काउंटर कर दिया। ठीक है, और कुछ फ्रिक्शन है यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमने कोई फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, वो आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब कि उसने काउंटर किया किसी ना किसी फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज़ फ्रिक्शन। तो अपन ज़रा इसका केमिस्ट्री समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्या है इसमें जो कि कुछ रोक रहा है इसे चलने से।
तो अगर हम इसको इनफाइनाइटली जूम इन करें तो एक सरफेस दूसरे सरफेस में इंटरलॉक्ड होगा। ये समझ में आ रहा है? इसके जो सरफेस है वो इसके सरफेस में थोड़ा कुछ इंटरलॉक्ड होगा, इनफाइनाइटली जूम इन करके बनाया तो इफेक्टिवली मान लो नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ लग रहा है, इधर यहाँ लग रहा है। तो लेट्स से इन सभी वेक्टर्स का जो सम है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो बॉडीज एक दूसरे को टच करते हैं तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब इसको आप केवल एक फोर्स की तरह देखो जिसको हमें दो भागों में रिजॉल्व करना है। तो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स को नॉर्मली रिजॉल्व कर लिया तो दैट नॉर्मल कंपोनेंट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। और अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कि अलोंग द सरफेस रिजॉल्व कर लिया तो दैट इज़ फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर नॉर्मल रिएक्शन n है और फ्रिक्शन f है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम एक बात लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, f अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू tan थीटा, f अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू tan थीटा। तो फ्रिक्शन क्या हो गया? tan थीटा इंटू n, और ये जो tan थीटा है दैट इज़ नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो f जो है वो म्यू n के बराबर होता है ना। एक कंडीशन है इस पे कि ये कब बराबर होगा वो समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो, एक बहुत नेचुरल डाउट जो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे थ्योरी बताई कि ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा और नेट फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। तो भूल जाओ सारी फिजिक्स तुम तो दुनियादारी की, बस इतना सोचो कुछ लिए दे के मैंने बोल दिया कि इधर फोर्स लग रहा है, तब तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ चल देना चाहिए था। मतलब कि ऑब्जेक्ट ये डब्बा है, अगर इस पर फ्रिक्शन लग रहा है इस थ्योरी के मुताबिक तो इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है अभी, और ये चल देना चाहिए था, लेकिन नहीं चल रहा है, ऑब्जर्वेशन में नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है ये वाला, ये वेरिएबल फोर्स है। ये उतना ही आएगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अगर तुम तो बस इनको वेक्टोरिकली ऐसे देखो कि ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये फ्रिक्शन है। अगर ये बहुत छोटा है, F बहुत छोटा है और N बहुत बड़ा है, तो इफ़ेक्टिवली नेट फोर्स इधर ही होगा। और अगर किसी ने धकाया ही नहीं है उसे, तब तो F की वैल्यू एकदम ज़ीरो है, फ्रिक्शन आया ही नहीं, तब पूरा का पूरा फोर्स ऊपर की तरफ होगा क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन क्या है कि ये एक फ्लेक्सिबल फोर्स है, ये एक एडजस्टेबल फोर्स है। ठीक है? क्यों? इसको नेचुरल सेंस में देखते हैं अपन कि अगर मान लो सपोज यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है, लोहे का है और एकदम बहुत हाई डेंसिटी है, तो शायद हम सब लोग धक्का लगाएं तब भी वो ज़रा सा भी मूव ना करे। लेकिन मान लो कोई वो आ जाए, बुलडोज़र आ जाए, फिर उसको कर दे तो फिर वो मूव करता जाएगा। तो इसकी वैल्यू एडजस्टेबल होती है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही पहुंचती है, ऐसा नहीं कि कभी चलेगा ही नहीं।
ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि तुमने ये बॉटल में फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्लियर देखो ये नहीं चल रही अभी, मतलब लेकिन थोड़ा और ज़्यादा लगाया तो चल जाएगी ये बात समझ में आ रही है? बेंच पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये देखो नहीं चल रही अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो चल जाएगी। तो सिचुएशन ये क्या है कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही अचीव होती है, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू ही होती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखा है ना, क्योंकि ये थीटा जो है ये मैक्सिमम मान के किया है हमने। थीटा इज़ वेरिएबल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरिएबल, लेकिन मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग जो थीटा आता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये सब याद रहेगा, कोई पहले तो दिमाग में जाना चाहिए, पहले ये दिमाग में जाएगा फिर रिवाइज़ करो तब याद रहेगा। अगर दिमाग में नहीं गया तो रिवाइज़ क्या करोगे? तो दिमाग में गया, पहले ये सवाल पे आते हैं अपन। हाँ देखो ये थोड़ा सा पहली बार क्वेश्चन बन जाएंगे इसके सब करने जब करोगे तब, लेकिन फील आना चाहिए पहले तो टॉपिक में। तो सबसे पहले तो मैं काम की चीज़ें लिख देता हूँ कि याद क्या रखना है हमें, ताकि तुम्हारे दिमाग में से लोड कम हो जाए, ठीक है। ये कांटेक्ट फोर्स है, मतलब ये चित्र याद नहीं रखना है, चित्र याद करने में आसानी है जो चीज़ हम लिख रहे हैं। तो एक दिमाग में ऐसा चित्र बना लिया हमने, ये वाला एंगल थीटा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो होती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इनटू एन होती है, ये याद रखना है बस। अच्छा, अब ये मैक्सिमम क्यों हुआ इसको आप समझते हैं एक बार फिर। तो मान लो सपोज़ ये ब्लॉक है जिसका मास m है, तो क्लियरली जो छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं वो मैंने नोट कर ली यहाँ पर कि mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो mg और नॉर्मल बराबर होंगे, तो हमें नॉर्मल की वैल्यू भी पता है ना इस पर्टिकुलर केस में। और यहाँ से इसको किसी ने मूव करने के लिए शुरू किया, मूव कराना शुरू किया, ठीक है, फोर्स लगाना शुरू किया। तो ये बहुत भारी है, मान लो 100 किलो का है, तो ये नहीं जाएगा, चलेगा नहीं है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फ्रिक्शन मिल रहा होगा इसको, इस तरफ से फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर जब तक है तब तक ये नहीं चलेगा। कि थोड़ा और बढ़ाया हमने तो फ्रिक्शन बढ़ गया, वहाँ से थोड़ा और बढ़ाया तो और फ्रिक्शन बढ़ गया। लेकिन एक ऐसी वैल्यू आएगी जब हम इतनी दम लगा देंगे कि फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होगा उसको रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा अप्लाइड फोर्स। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इसको मैथमेटिकली देखें, ग्राफिकली अच्छे से समझने के लिए, कि हम जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ये देख रहा है। तो पहले तो जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन मिल रहा है हमें वापस, मतलब जो वैल्यू फ्रिक्शन की है वही वैल्यू फोर्स की है, जो वैल्यू फ्रिक्शन की है वही वैल्यू फोर्स की है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, ग्राफ एग्जैक्टली 45 डिग्री पर, y इक्वल्स टू x वाली इक्वेशन। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगी। मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी। किसकी वैल्यू? फ्रिक्शन की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? तो उस के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है कि ऑब्जेक्ट चले नहीं, उसके बाद फिर चलने लगेगा। ये समझ में आया? तो बस ये हमें जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है फ्रिक्शन की? 0। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन और मिनिमम वैल्यू 0। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो
म्यू एन से लेके 0 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये एकदम नोट करो। तो मतलब कहने का मतलब पूरा ये है कि जैसे हमारे पास वेट लिखने की नौबत आती थी तो हम उछल के mg लिख देते थे क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर फ्रिक्शन लिखने की बारी आएगी, फ्रिक्शन फोर्स, तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे वहाँ। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं, उसकी वैल्यू 0 से लेके μ1 तक कुछ भी हो सकती है। तो इनफैक्ट हमें अगर म्यू की वैल्यू पता भी हो कि म्यू दिया हुआ है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है मान लो 30, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, बीच में कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। रेंज पता चलेगी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी। ये बात समझ में है? तो फ्रिक्शन लिखते टाइम हम कुछ लिख नहीं सकते वहाँ पे, मार्क नहीं कर सकते, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इमेजिन करो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है और ये रफ है। रफ मतलब चिकना नहीं है, खुरदुरा है। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जो इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ऐसा रखा हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ से रखे हुए इक्विलिब्रियम पर है। तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्लियरली फ्रिक्शन लग रहा होगा इस केस में, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। मास दिया है, हाँ, और ये थीटा एंगल दिया है, ये लो, ये भी दिया। ज़ीरो से म्यू एन के बीच होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैसे निकालें मतलब इस सिचुएशन में? तो देखो कुछ हिंट दिया है उन्होंने कि इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कुछ कर सकते हैं, फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है। और कोई फोर्स, फ्रिक्शन लगेगा, किधर लगेगा फ्रिक्शन? ऊपर साइड या नीचे साइड? ऊपर साइड है ना। मतलब अब ये कॉमन सेंस की बात है, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा ये भी अपन को ही कॉमन सेंस से डिसाइड करना है। नहीं कर पाए कॉमन सेंस से डिसाइड तो कोई बात नहीं, किसी भी साइड मान लो नेगेटिव आ जाएगा वो, ठीक है। तो क्या किया जाए? इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस करना है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाली एक्सिस सिस्टम मान लेते हैं, ये वाली, और यहाँ पे हॉच पॉच ना हो जाए तो इधर बना लेते हैं, ये बन गई, ठीक है। ये फ्रिक्शन किस तरफ है? इस तरफ, ये लो, स्मॉल एफ लिखा हुआ है, नॉर्मल इस तरफ है और mg यहाँ पर गई है। तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत किसे है? नीचे mg वाले को। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा हो जाएगा, कल देखा था हमने। तो ये ऐसे इमेजिन करो, ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा। तो इधर क्या? mg cos थीटा और इधर क्या? mg sin थीटा। अब बैलेंस कर लो कि ये जो है नॉर्मल इज इक्वल्स टू दिस थिंग, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा और फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो अब ये वैल्यू कुछ म्यू एन के बराबर नहीं है यहाँ पर, है ना। क्या वैल्यू हमें क्या मालूम, लेकिन म्यू एन के बराबर नहीं है। मे बी म्यू एन के बराबर हो कि जस्ट स्लाइड करने वाला हो, जस्ट ऑन द वर्ड ऑफ स्लाइडिंग हो, बट हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वैल्यू बता देनी है वहाँ पर।
ठीक है, एक रॉड सटी हुई रखी है दीवार से, इसका वेट है W, वेट W है। तो वी हैव टू फाइंड, इक्विलिब्रियम पे है ना, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो वी हैव टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एट ए। अच्छा, ये वाला जो सरफेस है ये रफ है, दिस इज़ रफ, और ये वाला जो सरफेस है दीवार वाला सरफेस ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या? स्मूथ का मतलब वहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स एट ए, बी नॉर्मल रिएक्शन एट ए, एंड सी नॉर्मल रिएक्शन एट बी। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है नेट फोर्स ज़ीरो करना है, और डायरेक्शन भी प्रॉपरली डिसाइड करना है कि किधर मार्क करें नॉर्मल रिएक्शन, किधर मार्क करें फ्रिक्शन, ये मतलब अपने दिमाग से तय करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़रूरी क्यों है इस क्वेश्चन में? क्योंकि अगर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम सही बन गया मतलब आधा काम हो गया। बन गया। ये क्या घुसेड़ा तुमने? नॉर्मल, ये फ्रिक्शन इधर, mg इधर। हाँ, ये क्या है बीच में से नॉर्मल कैसे निकलेगा? तुम तमिल गाना सुनते हो? अच्छा, ये इसने, ये भाई ये सबसे समझदार लड़की है। ये भी सही किया इसने। तो देखो ये सबसे अच्छा डाउट इसका आया है, इसने जयेश ने यहाँ डिसाइड नहीं कर पाया कि नॉर्मल किधर बनाना है, तो उसने यहाँ बना दिया, विच इज़ गुड, मतलब अच्छी थॉट प्रोसेस है। लेकिन अब अपन ने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि परपेंडिकुलर बनाना है, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी सरफेस से परपेंडिकुलर। तो अब रॉड का यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्टेड है और ये सरफेस है, तो हम इस सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। तो रॉड पे जो नॉर्मल रिएक्शन ये वाली दीवार लगाएगी वो इधर होगी, उसको बोल देते हैं NB, क्योंकि B का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तो सब पता ही है कि mg नीचे ही लग रहा होगा, W वेट ही दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्यों नहीं आएगा फ्रिक्शन? क्योंकि ये स्मूथ वॉल है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सेम लॉजिक से ऊपर की साइड आएगा, उसको बोल देते हैं Na। देख किसका FBD बना रहे हैं? हम इस रॉड का बना रहे हैं। चलो अब वैसे मिटा नहीं सकते इसको, लेकिन अब अपन को इसको भूल जाना है, एक्सिस वैक्सिस को, बस ये दिमाग में होना चाहिए। ये फ्री हो गई, एक फोर्स इधर लग गया NB, एक फोर्स इधर लग गया W,
एक फोर्स इधर लग गया Na। अब A वाला जो है वो फ्रिक्शन भी है वहाँ पर, तो फ्रिक्शन डिसाइड करना पड़ेगा किधर लगाना है, क्योंकि फ्रिक्शन के दो ऑप्शन, या तो इधर लग सकते हैं या तो इधर, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कैसे जाता, ऐसा चला जाता, मतलब फ्रिक्शन उसे रोक के रख रहा है। तो किधर लगेगा फ्रिक्शन, इस तरफ। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बस अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब क्या करें, अब फोर्सेस बैलेंस करने हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। देखो लेफ़्ट वाले फोर्सेस राइट वाले फोर्सेस को बैलेंस करने चाहिए, और ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस करने चाहिए। तो ये लेफ़्ट में लग रहा है, इसको काउंटर करने के लिए राइट में लग रहा है, तो फ्रिक्शन और ये बराबर होने चाहिए तभी बैलेंस होगा। तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू NB। अच्छा, और Na W के बराबर होना चाहिए, तो Na W के बराबर होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन मिल गई हमें। Na की तो वैल्यू ही मिल गई W, बट क्वेश्चन में F भी अननोन है और NB भी अननोन है ना, ये समझ में आ रहा है? तो मतलब हमें आंसर अभी क्या मिला है, केवल Na का मिला है, और दूसरी इक्वेशन ऐसी आ गई है कि x इक्वल्स टू वाई। तो अब आंसर नहीं मिला इनका कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। W तो पता है हमें, क्वेश्चन में दिया, उसका मास दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको पहली बात यहाँ तक पहुँच गए सब लोग। तो अब बड़ा डिलेमा है ना कि यार दोनों x इक्वल्स टू वाई जैसा आ जा रहा है, तो अब आंसर कहाँ से लेके आए। तो अब हम एक टॉर्क वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए, तो A पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो कर देते हैं, टॉर्क अबाउट A इक्वल्स टू ज़ीरो। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब हम टॉर्क अबाउट A लिखेंगे तो ये वाला फोर्स तो A से ही गुजर रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस है उसका, A पॉइंट से 0। सिमिलरली ये वाला फोर्स भी A से ही गुजर रहा है, फ्रिक्शन भी A से गुजर रहा है, तो इन दोनों की वजह से टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगा। किसकी वजह से टॉर्क आएगा, NB और W की वजह से। तो हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा वहाँ पे। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, एक चीज़ दी हुई होनी चाहिए इसमें, वो ऐड कर लो कि थीटा टिल्टेड है। अगर थीटा टिल्टेड नहीं होगी तो फिर हम लेंथ का मेजर नहीं कर पाएंगे, और इसकी लेंथ भी दी हुई है L, कितनी लंबी है इस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, वैसे L पर डिपेंड नहीं करेगा, चलो देखते हैं अभी। तो टॉर्क अबाउट A ज़ीरो करना है, देखना ये कितनी दूर है, ये वाला फोर्स कितनी दूर है इससे, इतनी दूर है। धीरे धीरे देखो आराम से। हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट A लिख रहे हैं, तो टॉर्क अबाउट A लिखा तो ये कितनी दूर है, ये वाला फोर्स इतनी दूर है। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस इज़ L, सो दिस इज़ L cos थीटा, और ये उसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा। तो ये वाला W फोर्स इस पॉइंट को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख देते हैं, है ना, साइन कन्वेंशन जैसा हमें फाइन फॉलो करना है वैसे ही कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि W इंटू L/2 cos थीटा। ये किसकी वजह से टॉर्क आया, W की वजह से। अब किसकी वजह से लिखना है टॉर्क, NB की वजह से। NB कितना दूर है इस पॉइंट से, इतना दूर है। NB जो फोर्स है वो इस पॉइंट से कितना दूर है, इतना दूर है। इतना मतलब कितना, L इंटू साइन थीटा। तो और कैसा घुमा रहा है ये, क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस आएगा, प्लस NB इंटू L साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से NB की वैल्यू आ जाएगी, NB इक्वल्स टू L से L कट गया, W/2 tan थीटा। और NB ही फ्रिक्शन के बराबर है, दोनों यही आंसर हो जाएंगे।
कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा है क्या ये, कि बहुत ही ज़्यादा हो गया? कैलकुलेशन बस है, बस कॉन्सेप्ट समझ के कैलकुलेशन लगाओ। W/2, हाँ बिल्कुल। अरे ऐसे छोटे ऐसी बातें मत पूछो। देखो इस पे फोकस किस पे करना है हमें? देखो फोर्स बैलेंस करना तो आसान है, टॉर्क लिखना सबसे टफ काम था, उस पे लगाओ पूरा दिमाग कि टॉर्क लिखने में क्या दिक्कत हो रही है। मतलब ये L/2 कैसे, L/2 cos थीटा कैसे लिख दिया, ये माइनस क्यों लिखा, यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखा, ऐसे डाउट लगाओ। देखना ये L था, तो ये यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? फोर्स से डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। सिमिट्री से ये आधे पे ही आएगा, तो L/2 cos थीटा, ये L cos थीटा आधे पे कैसे है? और मैं बोलूँ तेरा जो तेरा ये जैसे हाथ रखा है तूने आँखों के बीच में, नाक तेरी शरीर के बीच में क्यों है? बड़ा क्यों है बीच में? सिमिट्री है ना, ये सिमिट्री वाली चीज़ है। खुद सोचो कि अगर यहाँ बीच में इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब उसके बीच में लग रहा है। हाँ कि अब वही तो क्यों लग रहा है? तो अगर तुम्हें बोलो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क करना है तो तुम नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही 3 डायमेंशनल फिगर है। लेकिन सीधी रॉड का मार्क करना है तो तुम मार्क कर लोगे कि बीच में आता है, इस वजह से यहीं लगेगा। हाँ मतलब वो कुछ उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, मतलब कुछ मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, वो तो मतलब वो है कॉमन सेंस की बात है। और बताओ। एक सेट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, बहुत सारे फोर्सेस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये 8 न्यूटन, यहाँ पे ये F1, इस तरफ 4 न्यूटन, दिस इज 30 डिग्री, और इधर पे ये F2 और ये 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि F1 और F2 की वैल्यूज़ क्या है। फाइंड F1 एंड F2। मतलब ये दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम पर है, ये नहीं बताया क्या मैंने? ये सेट ऑफ फोर्सेस, ऐसा सेट ऑफ फोर्स बना रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर है। तो कुछ नहीं, फोर्स बैलेंस करना है, बैलेंस करो फोर्स। और ऐसे देख के नहीं होगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तो कौन कौन से फोर्सेस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है? ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आ गया 8 न्यूटन, इसको नहीं है ज़रूरत। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया अपन, इसको भी नहीं है ज़रूरत। 4 न्यूटन नहीं है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसको ज़रूरत है। ये क्या हो गया 4 cos 30 डिग्री, और ये हो गया 4 sin 30 डिग्री, इसको भी ज़रूरत है लाइकवाइज। तो ये हो गया F2 sin 30 डिग्री, और ये F2 cos 30 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स राइट हैंड साइड वाले के बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब 4 cos 30 डिग्री और 8 न्यूटन F2 cos 30 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो 4 cos 30 डिग्री प्लस 8 न्यूटन इज इक्वल्स टू F2 cos 30 डिग्री। यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी 4 cos 30 डिग्री इज √3/2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू F2 cos 30 डिग्री इज √3/2। तो ये कर दो 4 प्लस 8 16/√3, ये F2 हो गया। क्या क्या ये इसके इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि देख परफेक्ट, तो देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा नेट फोर्स बैलेंस हो जाए अगर इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में यानी कि अगर हमने रिजॉल्व कर लिया दो एक्सिस के अबाउट, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। तो इस तरफ वाले फोर्सेस इसको बैलेंस करने चाहिए, मतलब इस तरफ जो मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इस तरफ कितने फोर्सेस हैं? 4 cos 30 डिग्री और 8, और इधर कौन सा है F2 cos 30 डिग्री। ये बात समझ में? रिजॉल्व करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे अपन, क्योंकि अगर बीच में लटके रह गया फोर्स तब तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे अनटिल वो रिजॉल्व नहीं है। तो रिजॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले। अब सिमिलरली यहाँ से F2 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली y के अलॉन्ग भी सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो y में क्या है? y में नीचे है F2 sin 30 डिग्री और ऊपर है 4 sin 30 डिग्री और F1। तो लिखो, क्या लिखोगे? तो लिख देते हैं F2 sin 30 डिग्री, नीचे वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ऊपर वाला फोर्स, ऊपर क्या है F1 प्लस 4 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। F1 F2/2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस 4 इंटू 1/2 है ना, ये F2/2 है ये, तो दैट इज़ 2। तो F1 की वैल्यू आ गई F2/2 माइनस 2, और F2 निकाल चुके हैं पहले, तो वहाँ से लिख देंगे। तो F1 सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 माइनस करना है इसमें से, मतलब कि 2 प्लस 16/√3। ठीक है, एक सिचुएशन है, अगर एक पेंडुलम लटका हुआ है तो लटका ही रहेगा एग्जैक्टली ऐसा ही। लेकिन मान लो सपोज कुछ किसी ने ऐसा खींच दिया, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, तो हो सकता है इस पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन ऐसी है कि किसी ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है F, और यहाँ पर इसका मास m है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, थीटा फाइंड करना है।
टेंशन फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। और ये इक्विलिब्रियम पर है इस पोजीशन पे, क्योंकि उसने किसी ने फोर्स लगाया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो चलती घूमती जाएगी। फोर्स लिमिटेड है तो एक पॉइंट पर आके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी, तो इक्विलिब्रियम पर है ये। तो कुछ नहीं, इसका एफ बना देते हैं। एफ इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है। एक्सिस सिस्टम जो हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानेंगे वो ये वाली मानेंगे, क्योंकि दो तो उसी के अलॉन्ग आ जाएंगे। और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, ऐसे क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल थीटा होगा। रिजॉल्व कर लिया, ये हो गया टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, फोर्स होगा बराबर टी साइन थीटा के, तो फोर्स इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें टी फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो टी समाप्त हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाई एम जी। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ बाई एम जी। और थीटा फाइंड करना है तो किसी एक में रख देते हैं उठा के, या ऐसा कर लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा इज एफ बाई टी और कॉस थीटा इज एम जी बाई टी एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज एफ बाई टी का स्क्वायर प्लस एम जी बाई टी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो नीचे देखना डिनोमिनेटर में टी टी है, टी स्क्वायर, तो उधर पहुंच जाएगा। सो टी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का अंडर रूट। कैलकुलेशन चुभ रही हैं तो अवश्य रिवाइज करना। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन खुद से ही बनेंगी। ठीक है, मैं इसका तुम्हें वो भेजूँगा एक असाइनमेंट,
उसमें तुम्हें इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करनी है। ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। फ्री बॉडी ये फ्री बॉडी डायग्राम वाले ही तो चल रहे हैं सब। तो 8.1 सॉल्व करना है, 11 क्वेश्चन है मात्र उसमें।